नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल हम हो चुके हैं लाइव, क्योंकि आपकी घड़ी में बज चुका है बिल्कुल 4 और 4 बजे की इस शुभ पहर में जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो रहेगा आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यू। और उसके पहले मैं बात करना चाहता हूं आपसे, सीजीपीएससी प्री की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, जिसमें अविनाश सर, अजय सर, हेमा मैम, राकेश सर, नवीन सर, साहू सर के द्वारा कंटिन्यू क्लासेस हो रही है। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का सबसे पहले ऑप्शन कहाँ पर दिखेगा आपको? प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जैसे ही जाएंगे आप साध्य पीएससी एकेडमी का नाम सर्च करिएगा, वहाँ से बिल्कुल आपको ये क्लासेस दिखाएगा। यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने पहले प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किनके द्वारा? प्रश्न ऑन द फ्रंट ऑफ यू, बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आपका 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को लगातार 3 बैठक होता है। एक याद रखना है आपको, 9 दिसंबर, दूसरा है आपका 11 दिसंबर, उसके बाद है आपका 13 दिसंबर। 13 दिसंबर, ठीक है। ये कब की बात है? 1946 का। तो जब संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है, या जिसे यहाँ पर कह रहा है कि उद्घाटन अधिवेशन, ठीक है, संविधान सभा का प्रथम बैठक या उद्घाटन अधिवेशन की जो बात कर रहा है, इसके मामले में याद रखना है आपको 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946, ये 3 संविधान सभा का जब बैठक होता है तो इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं उद्घाटन समारोह के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे बुजुर्ग थे और ये अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं भारतीय संविधान सभा के। क्या बनते हैं? अस्थायी अध्यक्ष। ये कब की बात है? 9 दिसंबर 1946 की। उसके बाद जब 11 दिसंबर को बैठक होता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, और ये आपके संविधान सभा के क्या बनते हैं? स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। वहीं यदि मैं बात करूं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देशिका, या जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना, पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं? उद्देशिका, या जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना पेश करते हैं। याद रखना है, उद्देशिका या जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना पेश करते हैं कौन? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं बात करूं तो याद रखना है, एक समिति है प्रारूप समिति। समिति कौन सी है? प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पर चूंकि प्रश्न में आपका उद्घाटन समारोह पूछा है, तो उद्घाटन समारोह के दृष्टिकोण से यदि देखोगे तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हो सकता है आपको जो लग रहा होगा आंसर वो ना हो इसका आंसर। चलिए देखना दिलचस्प होगा, और ये रहेगा आज का आपका टाई ब्रेकर क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है और कुछ बच्चों का जवाब गलत भी है। ठीक है, क्वेश्चन की ओर यदि मैं आऊं, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के बारे में बात कर रहा है।
भारत के संविधान निर्मात्री सभा के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखना है, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे यदि पूछा जाएगा, तो याद रखना है कौन थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सारे बच्चे बी आर अम्बेडकर या भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू को टिक कर रहे हैं, तो उन सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि बेटा आपके संविधान निर्मात्री सभा पूछा है। क्या पूछा है? संविधान निर्मात्री सभा के बारे में पूछा है, और इसके अध्यक्ष कौन थे यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, चूँकि निर्मात्री सभा यानी कि निर्माण कार्य के बारे में जो बात कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, तो उसके लिए कौन थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जितने भी बच्चों को लग रहा है कि सर इसका आंसर सी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है कौन थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पेपर में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, बताइए कब किया गया था। 10 जून 1946, दूसरा 9 दिसंबर 1946, तीसरा 26 नवंबर 1949 और चौथा 26 दिसंबर 1949 को। चलिए दोस्तों जल्दी बताइए कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो याद रखना है, यदि मैं बात करूं भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, ये स्टार्टिंग डेट की बात कर रहा है जब आपके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। वहीं मैं बात करूं 26 नवंबर 1949 का, तो इस दिन तो आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्या होकर तैयार हुआ था? बनकर तैयार हुआ था। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? और मुझे नहीं लगता कि इतने आसान प्रश्न का आंसर आप नहीं देख पाओगे। बिल्कुल याद रखना है, संविधान सभा के प्रथम बैठक की यदि बात करता है तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चलिए बताइए क्या होगा आंसर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ और गेहूं, बी चावल, सी बाजरा या डी मक्का। चलिए, तो याद रखना है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था आपका जौ और गेहूं। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि सर आप क्लास में जब पढ़ाए थे तो चावल बताए थे। बिल्कुल, कई सारे जब आप ऑथेंटिक बुक फॉलो करेंगे तो उसमें चावल भी दिया हुआ है, पर चूंकि इस प्रश्न का आंसर मैं जौ और गेहूं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि
एनसीईआरटी जो कहता है आपका, वो क्या बताता है, जौ और गेहूं को। और चूंकि कहीं ना कहीं यदि आप पेपर में दावा आपत्ति भी करते हो तो पेपर में आप इसी क्वेश्चन के आधार पे क्या कर सकते हैं, दावा आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है। और चलिए, हमारे बीच हमारे हीरो का आगमन हो चुका है, तो बिल्कुल आप सब बने रहिए क्लासेस के साथ। और वो हीरो कोई और नहीं बल्कि हमारे आदरणीय परम सम्माननीय एनसीईआरटी के बुक महोदय हैं, जिनके द्वारा हमें ये पता चला कि आपका एनसीईआरटी में क्या बताया गया है, जौ और गेहूं को मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज बताया गया है। तो आप लोग भी यही लेके चलना था कि आगे चल के यदि दावा आपत्ति करते बने तो हम एनसीईआरटी के ऑथेंटिक सोर्स के साथ दावा आपत्ति कर पाए। अगला प्रश्न, भारत में लोहे का प्रयोग कब से प्रारंभ किया गया था? चलिए बताइए, भारत में लोहे का प्रयोग कब से प्रारंभ किया गया है? भारत में लोहे का प्रयोग, फिर से मन में डाउट। सर आपने बताया था क्लास में कि पहला धातु जिसका प्रयोग किया था वो था तांबा। तो बच्चों, प्रयोग किया जाने वाला पहला धातु आपका तांबा ही था, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में लोहे का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो याद रखना है, लगभग 1000 ईसा पूर्व से। लगभग 1000 ईसा पूर्व से। अब ये बात कब की है? तो याद रखना है, ये बात है आपके उत्तर वैदिक काल का। किसका बात है? उत्तर वैदिक काल के समय की बात है। उत्तर वैदिक काल मतलब वैदिक काल के बाद की बात है, क्योंकि जैसे ही आपका वैदिक काल समाप्त होता है उसके बाद ही आपका तलवार बनेगा, और तलवार बनाने के लिए क्या चाहिए? लोहा। पहला प्रयोग किया जाने वाला धातु कहेगा तो तांबा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है लोहे का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो लगभग 1000 ईसा पूर्व से। दूसरा, ये उत्तर वैदिक काल की बात है, यानी कि वैदिक काल के बाद के समय की बात है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, किस काल के अंतर्गत कब्र के ऊपर एक घेरे से बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा किया जाता था? कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया जाता था। जैसे अभी आप लोग मठ बनाते हो ना, मठ, समझ गए? मठ, अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसको दफनाया जाता है, दफनाने के बाद उसी के ऊपर ईंटा के घेर के जो आप लोग बनाते हो उसी की बात कर रहा है। तो निम्नलिखित में से किस काल के अंतर्गत कब्र के ऊपर एक बड़े से पत्थरों को खड़ा किया जाता था? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, बी पुरापाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल और डी महापाषाण काल। किस काल के अंतर्गत कब्र के ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा किया जाता था? ऑप्शन ऑन द फ्रंट ऑफ यू, प्लीज बताइए इसका आंसर क्या होगा। कब्र के ऊपर, किसके ऊपर? कब्र के ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा किया जाता था। तो याद रखना है, ये बात है आपके महापाषाण काल का। कौन से टाइम की बात है? महापाषाण काल की बात है, जब आपके कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को रखा जाता था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन दिखने में ही बड़ा खतरनाक है, और ये प्रश्न है आपके जियोग्राफी का। अनुलंबन उत्खनन के अंतर्गत खड़ी लंबवत खुदाई होती है। दूसरा, क्षैतिज उत्खनन के अंतर्गत एक वृहद लंबाई की खुदाई करते हैं, जो कि एक खर्चीली पद्धति है। उपयुक्त उत्खनन विधियों के कौन से कथन सत्य हैं? बताइए क्वेश्चन क्या होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर यदि हम आगे बढ़ें
तो यहाँ से हमको साक्षात पता चलेगा अनुलंबन उत्खनन के अंतर्गत खड़ी लंबवत खुदाई होती है। बिल्कुल। तो आप सभी को मैं बता दूं, उत्खनन विधि की दो पद्धति होती है। उत्खनन विधि की कितनी पद्धति होती है? दो। एक होता है आपका कौन सा? एक होता है आपका अनुलंबन उत्खनन विधि और दूसरा आपका क्षैतिज उत्खनन विधि, जिसके माध्यम से उत्खनन किया जाता है। तो बिल्कुल याद रखना है, उत्खनन विधि की दो पद्धतियां होती है, एक अनुलंबन और दूसरा क्षैतिज उत्खनन। क्षैतिज वाला जो है अपेक्षाकृत थोड़ा सा खर्चीला होता है। तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है पुरातत्व शास्त्र, मुद्रा शास्त्र या फिर अन्वेषण शास्त्र। चलिए बताइए। यहाँ से तो एकदम आसान है प्रश्न बनाना और बिल्कुल आपसे प्रश्न भी बनने लगेगा। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पुरातत्व, पुरालेखा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र या अन्वेषण शास्त्र। चलो जी बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यदि ऐसा आपके पेपर में प्रश्न पूछता है तो याद रखना है मुद्रा शास्त्र। क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था? शक संवत, गुप्त संवत, राष्ट्रीय कैलेंडर, जिसमें आप देखते हैं आजकल कैलेंडर कि आज कौन सा डेट है, आज कौन सा त्यौहार है, कब छुट्टी है, सारा चीज़ देखते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, विक्रम संवत की बात कर रहे हैं तो विक्रम संवत के बारे में यदि मैं बात करूं तो याद रख रहे हैं हम विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। शक संवत 78। 7 है कि 8 है शक होने लगता है, 7 है कि 8 है शक होने लगता है। गुप्त संवत 319 और राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957। तो बिल्कुल मुझे जहाँ तक दिख रहा है बी होना चाहिए आपका ऑप्शन, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, और उसके पहले हम देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। यदि अब तक आपने सब इंस्पेक्टर की क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसकी क्लासेस चल रही है। इसके अलावा एडीओ में जो त्रिनेत्र बैच चल रहा है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी प्राइस अब 599 रुपये हो चुका है आपका। हमार गुरुजी लाइव बैच यदि अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और 3 की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है तो बिल्कुल आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सीजी व्यापम लक्ष्य बैच में यदि अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे वो आमीन पटवारी का पोस्ट हो, चाहे कोई भी लेवल का पोस्ट हो, बिल्कुल आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय यूनानी सिक्कों के संदर्भ में सत्य है? हिंदी यवन भारतीय यूनानी सिक्के चांदी तांबे कभी कभी सोने भी पाए गए हैं। सिक्कों के मुख्य तस्वीर पर राजा की तस्वीर, पृष्ठभाग पर देवता की मूर्ति अंकित रहती थी। कौन कौन से कथन सत्य हैं? बताइए क्या होगा आंसर।
हिंदी यवन यानी कि भारतीय यूनानी सिक्के चांदी और तांबे के, कभी कभी सोने के भी पाए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, आपको याद रखना है इसका आंसर। अगला, सिक्कों के मुख्य भाग पर राजा की तस्वीर, पृष्ठ भाग पर देवता की मूर्ति अंकित होती थी। ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी। अब यहाँ पर एक बात याद रखना है, सतत वाहिनी कहने का मतलब क्या है? आप सबको पता है, चूँकि हिमालय के बारे में बात कर रहा है और हिमालय के बारे में यदि मैं बात करूं तो पूरा बर्फ़ से आपका बना हुआ है। बर्फ़ को क्या कहते हैं? हिम। तो हिम से बना हुआ है आपका हिमालय पर्वत, जिसके कारण जो नदियाँ रहती है वो सतत वाहिनियाँ होती हैं। दूसरा, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ठीक है, ये भी आपका सही है, दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। पर कथन और कारण आपके दोनों तो सही हैं, पर दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। तो आर ए की सही व्याख्या नहीं है, पर दोनों कथन आपका सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल जितने भी बच्चों का आंसर था, बी वाले बच्चों का आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिमालय की रचना समांतर श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है शिवालिक, वृहत, निम्न या धौलाधार। देखो, शिवालिक श्रेणी की बात करोगे तो ये तो सबसे नवीनतम श्रेणी है आपका। शिवालिक श्रेणी के बारे में बात करोगे, अभी तक नहीं आया का? अभी तक नहीं आया है। सबसे नवीनतम कौन सा है आपका? शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है। हाँ, ठीक है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? निम्न हिमालय। अगला प्रश्न, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत सर्वाधिक संभव भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहर का अनुभव होता। बिल्कुल सही है। दूसरा, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है 1, 2 और 3 बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है तराई, धून, खादर या भाबर। ठीक है, चलिए बताइए। खादर का मतलब क्या होता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन मिट्टी जो अपने साथ काई और विभिन्न प्रकार के उपजाऊ, एक प्रकार का उपजाऊ जमीन है आपका, जहाँ पर खेती किया जा सकता है। और वहीं भाबर के बारे में बात करोगे, जो कि इस प्रश्न का आंसर है, भाबर आपके रेत और कंकड़ वगैरह से बना रहता है। कंकड़, पत्थर, जहाँ पर खेती करना इतना आसान नहीं होता और ये बंजर ज़मीन टाइप से रहता है, उपजाऊ नहीं रहता। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? भाबर। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है ट्रांस, वृहत, शिवालिक या फिर अरावली? हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, इम्पॉर्टेंट है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, तो याद रखना है, पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं तो ट्रांस हिमालय तो नहीं होगा। ठीक है, हालांकि ट्रांस हिमालय में ही स्थित है आपके बड़े बड़े, पर चूंकि बहुत सारी पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कहाँ मिलेगा आपको? वृहत हिमालय में। कहाँ पर मिलेगा? वृहत हिमालय में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? क्या वो अरावली का हिस्सा है? क्या पश्चिमी घाट का हिस्सा है? क्या हिमालय का है? क्या सतपुड़ा का है? तो याद रखना है, हिमालय पर्वत श्रेणी को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे नवीनतम की यदि मैं बात करूं, तो सबसे नवीनतम है आपका कौन सा? याद रखना है, हिमालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ है? तो अलग अलग श्रेणी का निर्माण अलग अलग तरीके से होता है, जिसमें से आपके शिवालिक श्रेणी की बात करेंगे तो ये आपके सेनोजोइक, ठीक है, कैसे टाइप से आपके सेनोजोइक, याद रखना है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। और आज का आखिरी प्रश्न, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो इसमें जो डाटा दिया है वो गलत डाटा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जब आपके पेपर में पूछा गया था तो विलोपित हो गया था। लगभग 800 से 1100 मीटर तक की ऊंचाई है आपकी शिवालिक श्रेणियों की। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न देखेंगे। जाते जाते आपको कहना चाहता हूँ कि यदि मोर छत्तीसगढ़ का इंडिविजुअल बैच पढ़ना है तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, इसकी भी क्लासेस चल रही है। आबकारी आरक्षक जिसके लिए मैं रोज़ आपको MCQ लेकर आता हूँ, तो बिल्कुल आप ये MCQ की भी तैयारी कर सकते हैं आबकारी आरक्षक का, ठीक है। बिल्कुल आप आबकारी आरक्षक की भी तैयारी कर सकते हैं। अगला ADO की भी क्लासेस चल रही है कंटिन्यू, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ADI की भी क्लासेस चल रही है, वृत्त स्वीपर चौकीदार की भी क्लासेस चल रही है, CG व्यापम में आमीन पटवारी की भी क्लासेस चल रही है प्रॉपर, प्री BEd प्री DLED की भी क्लासेस चल रही है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल संस्था में चल रहे जितने भी क्लासेस हैं इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना होगा बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं तक और करेंगे और मुलाकात होगा आप सबसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।